नमस्कार। आज का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का मतलब है कोई वस्तु है जिसे हम फेंक रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं या किसी छत से नीचे के लिए फेंक रहे हैं या क्षैतिज तल में, मान लीजिए ग्राउंड से हम, जैसे क्रिकेट में बच्चे बॉल फेंकते हैं उस टाइप का। तो हमको दिखाना है कि उसका जो रास्ता है, पथ मतलब रास्ता परवलय के आकार का होता है। उसका एक व्यंजक है जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ये 4 नाप लिया और इस तरफ ले लिए। ये 2 अक्ष हमने दिखाए, ये x है और ये y है। अब हमको प्रक्षेप कैसे बनाना है, रास्ता उसका प्रक्षेप का। ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए, इसको हम मान लेते हैं उद्गम। यहाँ से हम फेंकना शुरू कर रहे हैं और जो वस्तु है वो ऊपर की तरफ जाती है। डायरेक्ट खड़े नहीं फेंकना है, तिरछा फेंकना है। मतलब अगर हम 45 अंश पृथ्वी तल से 45 अंश एंगल बना के भेजेंगे तो ज़्यादा दूर तक वस्तु पहुँचेगी। ठीक है। और जब किसी वस्तु को हमने ऊपर फेंका तो उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से कुछ दूरी तक, मतलब कुछ दूर तक ऊपर हमने जो प्रारंभिक वेग दिया उससे जाता रहेगा और गुरुत्वीय त्वरण भी उसको खींचता रहेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद वो वस्तु ऊपर जाना बंद कर देगा और गुरुत्वीय त्वरण के अधीन फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो सीधे ऐसे टपक नहीं जाएगा वो, ऐसे जब वो वापस लौटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण के अकॉर्डिंग ऐसे धीरे धीरे वापस उस तल पे पहुंच जाएगा। मान लीजिए हमने इसको O माना, जहाँ से पिंड जाना शुरू करता है, O डैश इसको मान लीजिए वापस आ रहा है। ठीक है। अब इस अक्ष को मान लेते हैं x और इस अक्ष को मान लेते हैं y, और किस कोण से हमने उसको प्रक्षेपित किया वो कोण दिखा देते हैं इधर थीटा। अब देखिए, हमने मान लेते हैं कि हमने प्रारंभिक वेग, वस्तु को प्रारंभिक वेग क्या दिया, प्रारंभिक वेग u। प्रारंभिक वेग u से किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है। तो जो u है उसके 2 घटक होंगे। मतलब जो हमने जो पावर दी उसको, जो उसको प्रारंभिक वेग दिया, तो वो 2 दिशाओं में खर्च होगा। एक तो उसको ऊपर ले जाने में और एक इस तरफ में। 2 भी में गति होगी ना, 2 तल में गति हो रही है। ठीक है, ऐसा समझिए आप। तो इस दिशा में कौन सा वेग काम करेगा, ux, और इस दिशा के लिए कौन सा वेग, uy। अब आपको मैं ux और uy की वैल्यू निकालना सिखा दे रहा हूँ। देखिए, इसका एक डायग्राम मैं बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। नीचे ऐसे थोड़ा सा ये लिख दिया ताकि ध्यान रहे। एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। ऐसा बना लेते हैं छोटा सा, आपके समझने के लिए है। इसको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है आपको लिख के दिखाना, बस आप समझ जाएं इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। देखिए, ये कोण यहाँ पर बन रहा है थीटा। ठीक है। अब ये हमने O लिख दिया आपके समझाने के लिए। हमको वैल्यू दी गई है किसकी, इसकी u वेग से। ठीक है। हम उसको प्रक्षेपित कर रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं। तो इसके 2 घटक बनेंगे। अब आपको कोई त्रिभुज दे दिया जाए, जैसा ये देखिए समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। इसमें हमको सिर्फ 2 मान मालूम हो, एक तो कोण मालूम हो और कर्ण मालूम हो। तो हम ये क्या कहलाएगा, कोण से लगी हुई भुजा को क्या बोलते हैं हम, आधार, और कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। तो ऐसा रिलेशन ढूंढना साइन कोस टेन थीटा से
जिसमें आधार और कर्ण का संबंध हो वो क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और हमको क्या चाहिए, आधार की वैल्यू चाहिए, ये आधार है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण गुणित कॉस थीटा। तो कर्ण की वैल्यू क्या है, हमको मिली है यू, यू कॉस थीटा। देखा आधार, और इधर देखिए इस तरफ क्या कहलाएगा, आधार, मतलब इस दिशा में यू एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमको, यू कॉस थीटा। लिख लीजिए आप यू कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार इस तरफ देखते हैं हम साइन थीटा के लिए। लंब बटे कर्ण किससे बना लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब हमको क्या चाहिए, इस अक्ष के लिए y के लिए, देखिए इस तरफ यू वाई है ना, ये y के लिए है, तो y की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, लंब चाहिए हमको, ये मान चाहिए, ये इस त्रिभुज में देखिए ये चाहिए लंब। तो y अक्ष के लिए घटक कहते हैं इसको, y अक्ष के लिए घटक यू वाई की वैल्यू निकालना, मतलब हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू क्या है, u है, कर्ण और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, गुणा। तो कर्ण की वैल्यू रख दीजिए u, साइन थीटा। देखिए ये बात आपने समझ लिया, मतलब समझ लीजिए प्रक्षेप को आधा समझ लिया आपने, इसके घटक बनाना। यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए वो प्रक्षेप जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेता है, इधर एक पी पॉइंट बना लेते हैं। पी पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय ले रहा है, मान लीजिए कि छोटा टी, स्मॉल टी समय ले रहा है, ठीक है। फिर जितना समय ले रहा है फिर उतने समय में ये वापस आ जाएगा, ठीक है। और डायग्राम में हम इसको भी दिखा देते हैं, हालांकि इसका सेपरेट व्यंजक आएगा प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम बना दे रहे हैं। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्या ले लेंगे हम, h मान लेंगे, हाइट माने ऊंचाई, हाई हो गया। तो प्रक्षेप गति, अब इसमें हमको कौन सा समीकरण लगाना है, देखिए हमको क्या मिल गया, प्रारंभिक वेग मिल गया, ठीक है। प्रारंभिक वेग u से हमने इसको फेंका और यू एक्स ये घटक यू वाई है ना, टी सेकेंड पश्चात यहाँ पहुँच गया और फिर वापस नीचे उतर आ गया। तो हमको ये रास्ता की वैल्यू निकालना है। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण होता है, देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हो गया s किसके लिए, विस्थापन के लिए हम उपयोग करते हैं गति का दूसरा समीकरण, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। विस्थापन s बराबर क्या होगा, प्रारंभिक वेग समय हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमको तो ये ज्ञात करना है s की वैल्यू, प्रारंभिक वेग है u है ना, और त्वरण क्या हो जाएगा, प्रक्षेप में कौन त्वरण लगा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाते हैं, जी से। बस ये है कि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हम जिस दिशा में फेंक रहे हैं, मतलब हम ऊपर फेंकना चाह रहे हैं और गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे खींच रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कैसी लेंगे हम, माइनस में, ऋणात्मक लेंगे। गुरुत्वीय त्वरण सपोर्ट नहीं कर रहा, उल्टा उसको वापस खींच रहा है पिंड को, ऋण जी। और टी हमने बता ही दिया आपको कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लीजिए टी समय लेता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर वेग वी वाई का मान क्या होता है, 0,
ये देखिए यू वाई, इसकी यहाँ पर यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फिर वो वापस ऐसे खींचने लगता है नीचे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर आपने चित्र को अच्छे से समझ लिया उसके बारे में आप बता पाएंगे। ये सिर्फ ये जो कैलकुलेशन मैंने नीचे किया है ये आपको समझाने के लिए कि यू एक्स का घटक कैसे निकालना है, यू वाई का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दिमाग में रख रहे हैं ये आधार है, आधार बटीकरण करना है, यू कॉस थीटा कर दो, ये लंब बटीकरण करना है, यू साइन थीटा कर दो, यू वाई की वैल्यू, बस सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब आ जाइए आप गति के दूसरे समीकरण से। हमको इस दिशा में चाहिए, इस दिशा में गति के पिंड के इस दिशा में गति का समीकरण चाहिए। तो हम अभी एक बार लिख लेते हैं पहले फार्मूला, गति के दूसरे समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर से, ऐसा लिख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे कि याद हो जाए। अब हम किसके लिए निकालेंगे, पहले x अक्ष के लिए, इस अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, s के स्थान पे क्या रख दें हम, x अक्ष में चल रहा है, x रख लिया और सारे घटक मतलब प्रारंभिक वेग भी x इस क्षैतिज दिशा के लिए ना, देखिए ये क्षैतिज दिशा है और y क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊपर की ओर जाने वाली ये लंबवत दिशा। तो ux रख लिया, t समय है और त्वरण क्या हो जाएगा, गुणोत्तीय त्वरण। अब वो कैसे लगाना है, हमको ऋणात्मक लगाना है, तो ऋण लगा दिया g का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ux का मान रखिए, x बराबर क्या हो जाएगा, ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा। पहले ही हम यहाँ रखे रहेंगे ना, चित्र में देखकर ही लिखना है हमको, u cos थीटा इंटू टी ऋण 1/2 g का स्क्वायर। अब आपको समझाते हैं, देखिए कोई पिंड ऊपर जाएगा पृथ्वी के तल से ऊपर जाएगा तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा ना। यहाँ से मतलब जैसे ये पेन रखा है हमारा, देखिए ये पेन रखा है यहीं स्थिर है, गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, मतलब ज़मीन की ओर। ठीक है, ऐसे नहीं है कि गुरुत्वीय त्वरण ऐसा काम कर ले कि ये पेन में ताकत लगा के यहाँ पहुँचा दे, सरका दे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई चीज़ फिर पृथ्वी में एक जगह पे कैसे रह पाती। इसीलिए अच्छा है कि गुरुत्वीय त्वरण इस तरीके से काम नहीं करता कि आप मतलब क्या बोलते हैं, क्षैतिज दिशा पे बल नहीं काम करता। गुरुत्वीय त्वरण सीधे ऊपर से नीचे की ओर अपनी ओर खींचता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ऐसे आप ऊपर छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, क्यों, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। किंतु हमने इसको स्थिर रखा, अब इस पर गुरुत्वीय त्वरण लग नहीं रहा है। अगर लगता तो ऐसे नहीं सरका देता। मतलब इस दिशा के विस्थापन के लिए, क्षैतिज के विस्थापन के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, 0। याद रहेगा, आप चाहें तो लिख दीजिए, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल कहिए, गुरुत्वीय बल नहीं लगता है। जब बल ही नहीं लग रहा है तो त्वरण कैसे आएगा, है ना। बल ही नहीं लग रहा है, उस दिशा में वो क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय बल नहीं लगता और त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। जब बल नहीं लग रहा है तो विस्थापन नहीं होगा, ठीक है, तो वेग ही जनरेट नहीं होगा। जब वेग ही तैयार नहीं हो रहा है तो फिर आपका त्वरण कैसे बनेगा, वेग 0 है तो त्वरण भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली आप ऐसा लिख लीजिए, याद रखिएगा इस बात को, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय बल नहीं लगता आता है। अच्छा, इसको gx लगा दीजिए थोड़ा तो और क्लियर हो जाएगा। x दिशा के लिए gx लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर है। आता है gx बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे हैं gx का मतलब क्या है, x अक्ष के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान आता है gx बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जब आप gx बराबर 0 रखेंगे, देखिएगा इसी समीकरण को देखिएगा,
x बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा t माइनस जी का मान 0 हो गया। अब 0 का गुणा आप सबके साथ कर दो ना, महान है कि सबको 0 कर देगा, है ना। तो दूसरा पद हमारा क्या हो गया, शून्य। अब u cos थीटा t में आप शून्य घटाइए, आपको मिल जाएगा x बराबर u cos थीटा t। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए, t की वैल्यू निकालना है, पर ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा। इसको अब आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया प्रक्षेप। देखिए प्रक्षेप दो दिशाओं में गति कर रहा है, एक ऊपर भी जा रहा है और क्षैतिज भी चल रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में भी गति कर रहा है और क्षैतिज दिशा में भी। तो हमने अभी एक साइड का निकाला कि हमने जो प्रारंभिक वेग दिया था उससे एक साइड यानी क्षैतिज दिशा में कितना विस्थापन हुआ। अब देखेंगे वाई दिशा में कितना हो रहा है। ठीक है, अब फिर से आप आ जाइए, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए लिखिए। अब आप वाई अक्ष के लिए इसी समीकरण को देखकर लिखना है आपको। वाई अक्ष में विस्थापन, वाई अक्ष में पिंड के विस्थापन के लिए ऐसा लिख दीजिए ना, प्रक्षेप के विस्थापन। प्रक्षेप शब्द उपयोग करिए क्योंकि सवाल में प्रक्षेप दे रहा है, पिंड लिखेंगे मज़ा नहीं आएगा। वाई अक्ष में प्रक्षेप के विस्थापन के लिए ऐसा ही आप इस इधर भी लिख लीजिएगा, एक्स अक्ष में प्रक्षेप के विस्थापन के लिए। ऐसा नोट्स बनाएंगे उस समय आप करेक्शन कर लीजिएगा। वाई अक्ष में प्रक्षेप के विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए हमने लिख लिया वाई। ठीक है, यहाँ एस के स्थान पे वाई रखा। अब सारे घटक वाई रखेंगे, मतलब कौन कौन से घटक, यू वाई हो गया, टी ऋण 1/2, जी क्या हो गया, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो अब जी वाई रख लीजिए, जी वाई रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जी ही रखना चाहिए, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको जी एक्स रखाया था ताकि आप समझ सके कि इस दिशा पे विस्थापन 0 हो रहा है। अब वाई नहीं रखते, केवल जी रख लेते हैं क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ऊर्ध्वाधर काम करता है ना, जी और टी का स्क्वायर। देखिए इसमें अब आप क्या करिए, वाई बराबर यू वाई की वैल्यू उठा के रख दीजिए। कहाँ से मिल जाएगा आपको, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने निकाला था लंब बराबर यू साइन थीटा। ये देखिए यू वाई बराबर क्या मिल गया था, यू साइन थीटा। ये डायग्राम में ही बना के रखेंगे। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए जहाँ यू वाई लिखा है। देखिए यू वाई के स्थान पे हम क्या रख देते हैं, यू साइन थीटा ऋण 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब हम t की वैल्यू कहाँ से लाएं, पहले इस नंबर के समीकरण में देखिए x बराबर क्या लिखा है, u cos थीटा t, मतलब t की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, बिल्कुल सरल है, इजी है। दूसरे y अक्ष के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ x अक्ष में किया, वहाँ से t की वैल्यू उठाया यहाँ रख दिया। तो इसको एक नंबर दे दीजिए 2। अब कहिए आप समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 कहाँ है, x बराबर यू cos थीटा से t बराबर क्या मिल जाएगा, t यहीं रहने दीजिए आप, और u cos थीटा इस तरफ गुणा है, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, हर में, मतलब x के बटे हो जाएगा ना, t बराबर x/u cos थीटा। ठीक है, समीकरण 1 से t बराबर x/u cos थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर हमको क्या मिलेगा, देखिए रखिएगा, y बराबर u साइन थीटा x/u cos थीटा रख दिया, t के स्थान पर ऋण 1/2 जी। अब x/u cos थीटा का क्या करना है हमको, t का वर्ग है ना, तो इस पूरे का आप क्या कर लीजिए, वर्ग लगा दीजिए। देखिए अब इसको हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये अंश में इसके बटे ये है ना, मतलब इसको पूरा बटा कर देता हूँ। देखिए
तो u ऊपर है अंश में और हर में भी, तो u कट गए, u ए कम, इधर भी एक हो जाएगा, u ए कम u, ऐसा कटता है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट हम काट जरूर देते हैं पर हमको लिखना चाहिए। u को कैंसिल किया, मतलब हमने क्या किया, देखो अंश में u का भाग दिया, एक बार बचा, हर में दिया, एक बार बचा। अब इस एक का गुणा आप साइन थीटा एक्स के साथ कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा एक्स मिल गया। अब बटे क्या है, कॉस थीटा, माइनस 1/2 जी, एक्स का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब नीचे हर जो है, हर की संख्या उसका भी वर्ग कर दीजिए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अगर चाहें तो टेन थीटा लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, पर लिख ही दीजिए, बहुत सिंपल तो है। y बराबर टेन थीटा एक्स ऋण 1/2 जी बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये हमारा आंसर ही आ गया। हम इसको कैसे बताएंगे कि परवलय का समीकरण है, इसकी तुलना कराते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये कौन सी राशि है, x, जिसकी वैल्यू बदलेगी, चर राशि है ये x है ना। तो और ये कोण का मान फिक्स होगा तो टेन थीटा कोई वैल्यू आएगी, फिक्स आएगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर रहता है। और प्रारंभिक वेग हम तो बता के ही दे रहे हैं ना कि हम इस वेग से फेंक रहे हैं पिंड को, प्रारंभिक वेग ज्ञात है, फिक्स ही है, पहले ही बताएंगे कि हमने किस वेग से पिंड को, यानी किस वेग से प्रक्षेप को बाहर ऊपर फेंका है। और थीटा की वैल्यू तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इनकी वैल्यू क्या है, टेन थीटा की नियत है, फिक्स है। जी एक की वैल्यू फिक्स है, दो की फिक्स है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, माने ये कैसे अंक हैं, नियत अंक हैं, फिक्स, इनकी वैल्यू फिक्स है, नियतांक है। और बदलने वाले अंक कौन कौन से, एक्स और अपना ये वाई तो है ही जो एक्स पे डिपेंड करेगा। तो ये समीकरण, इसको एक नंबर दे दीजिए, यह समीकरण परवलय के समीकरण, परवलय का समीकरण आपको बताता हूँ क्या होता है परवलय का समीकरण। y बराबर, तुलना करना है हमको परवलय के समीकरण से, मतलब दो चर हों, कैसा है, y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, यह समीकरण परवलय के समीकरण, परवलय का समीकरण मैं बता दे रहा हूँ, आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसको मान लीजिए कि मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ कि परवलय का ही समीकरण है, ठीक है। परवलय का समीकरण कैसा होता है, दो चर होते हैं, एक चर y है जो किस पे डिपेंड करेगा, चर x पे, मगर पहला पद हो जिसमें क्या हो, x की एक घात हो, उसके साथ कोई गुणांक हो गई, और धन या ऋण दूसरा पद हो, दो पद होते हैं, एक में जो चर राशि x है उसकी एक घात होती है और दूसरे पद में घात 2 होती है, दिख रहा है आपको। तो इस समीकरण को बोलते हैं परवलय का समीकरण। यह समीकरण परवलय के समीकरण y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर जैसा ही है। अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ यानी रास्ता, अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ, कोष्टक में लिख लीजिए आप समीकरण 3 से, परवलयाकार होता है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। क्यों? क्योंकि ये समीकरण जो हमको आंसर मिला उसके रास्ते का, वो ठीक कैसा है, प्रक्षेप के परवलय जैसा है। इसका जो रंग रूप है हमारे ये समीकरण 3 का, समीकरण 3 क्या बता रहा है, रास्ता बता रहा है, किसका, उसके पथ का। क्योंकि हमारा जो परवलय है, प्रक्षेप है, वो किस अक्ष पे गति कर रहा है, दोनों अक्ष पे कर रहा है, पर वो किस तल पे चल रहा है, वाई वाले तल पे चल रहा है ना। पर ये पूरा रास्ता वाई का है, और वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इस एक्स पे। देखिए समीकरण जो आया है, वाई का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर।
तो ये जो रास्ता है, ये जो पथ है जिसको हमने y कहा, पूरा ये वाला ये पूरा पथ ये y है और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। तो जो पथ का समीकरण आया है वो कैसा है, ठीक किसके जैसा है, परवलय के समीकरण जैसा है। मतलब दो पद हैं, बिल्कुल हैं। देखिए, एक में चर की घात, जो चर राशि x है उसकी घात 1 है और दूसरे में x² है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और x के साथ कुछ गुणांक है तो इधर तो है ही, नहीं होता तो 1 तो रहते ही, और b कुछ गुणांक है इधर। देखिए ये सब फिक्स अंक हैं, नियत अंक हैं, नियतांक हैं, गुणांक हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। बहुत ईजी है, बस आपको इसकी ट्रिक 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपसे आने लगेगा। ओके। और फिर इसके और भी व्यंजक हैं प्रक्षेप के, जैसे उड्डयन काल, उड़ने का समय, अधिकतम ऊंचाई और परास। 4 डेरिवेशन इसके आते हैं। वो 4 अलग अलग वीडियो में ही कवर हो पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा एक ही बार एक्सप्लेन करना। देखिए 4 चीज़ें क्या निकालना, इसमें अभी केवल हमने ये बताया है कि रास्ता कैसा होता है। दूसरा व्यंजक बनेगा, सिद्ध कीजिए कि दूसरा व्यंजक ऐसा बनेगा कि प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए, मतलब प्रक्षेप जिसको हम फेंक रहे हैं यहाँ से, उड़ने में कितना समय ले रहा है, दूसरा व्यंजक हो गया। तीसरा, प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई h का मान निकालने के लिए। चौथा व्यंजक बनेगा प्रक्षेप की अधिकतम परास, जब यहाँ से हम फेंक रहे हैं तो यहाँ तक जा रहा है। ऐसे इसके 4 डेरिवेशन होते हैं। आज मैंने इस एपिसोड में इस वीडियो में ये कवर किया है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। बाकी 3 के लिए सेपरेट 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, उम्मीद है आपसे बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके देन, गुड लक।